पाठ 13 गोदान। रात को गोबर जुनिया के साथ चला तो ऐसा काँप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। जुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियां देगी, यह सोच सोच कर उसके पांव पीछे रह जाते थे। होरी का तो उसे भय न था। वह केवल एक बार झाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह जुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने जुनिया को घर में घुसने ही ना दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी? अपने घर तो लौट ही नहीं सकती। कहीं कुएं में ना कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो? उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले? मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े। क्रोध में दो चार गालियां देंगी, लेकिन जब जुनिया उसके पांव पकड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छुपा रहेगा। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच में उसे कहीं मजूरी मिल जाए और दो चार रुपए लेकर लौटे तो फिर तो धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। जुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले ये रोग मत दोगे। ना जाने किस बुरी साइट में तुमको देखा। ना तुम गाय लेने आते, न ये सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से जाऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना मैं बाजार से सौदा बेचकर घर आ रही थी। रात हो गई है, अब कैसे जाऊं? तब तक मैं आ जाऊंगा। जुनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है। मेरा तो जी कांपता है। कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी मैं? गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं है। हम लोगों तक को कभी एक तमाचा नहीं मारा, तुम्हें क्या मारेगी? उनको जो कुछ कहना होगा मुझे कहेगी, तुमसे तो बोलेगी भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर को ठीक कर कहा, अब तुम जाओ। जुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर ना करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूं। तो चल तो। मेरा जी ना जाने कैसा हो रहा है। तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। तुम इतना डरती क्यों हो? मैं आ ही तो रहा हूं। इससे तो अच्छा था कहीं दूसरी जगह भाग चलते। जब अपना घर है तो क्यों कहीं भागे? तुम नाहक डर रही हो। जल्दी से आओगे ना? हाँ हाँ, आता हूं अभी। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो? मुझे अपने घर बेचकर आप कहीं चलते बनो। मैं इतना नीच नहीं हूं जूना। जब तेरी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़े खड़ा रहा। फिर एकाएक सर पर मंडराने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या होगा? उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उनके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। जुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा जुनिया को गाली दे रही है। उसके मन की कुछ ऐसी दिशा हो रही थी मानो सर पर गंडासे का हाथ पड़ने वाला हो। देह का सारा रक्त जैसे सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकलकर कहीं जा रही हो। दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पीकर मटर अगोरने चले गए हैं। वह मटर के खेत की ओर चला। जौ गेहूं के खेतों को रोंदता हुआ वो इस तरह से भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही हो। वह है दादा की मड़ैया। वह रुक गया और दबे पांव जाकर मड़ैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया ने बोली सुनाई दी,
ओ गजब हो गया। अम्मा इतनी कठोर है। एक अनाथ लड़की पर इतनी भी तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं भी सामने जाकर फटकार दूं कि तुमने जुनिया को बोलने का कोई मजाल नहीं है तो सारी सेख ही निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं। केले के लिए आज ठीकरा भी तेज हो गया है। मैं जरा अदब करता हूं, उसी का फल है। यह तो दादा भी वहीं जा रहे हैं। अगर जुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे ना सहा जाएगा। भगवान, अब तुम्हारी ही भरोसा है। मैं ना जानता था इस विपत में जान फंसेगी। जुनिया मुझे अपने मन में कितना धूर्त, कायर और नीच समझ रही होगी, मगर उसे मार कैसे सकते हैं? घर से निकाल भी कैसे सकते हैं? क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर जुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करे तब तक माँ बाप हैं। जब उनमें ममता ही नहीं तो कैसे माँ बाप? होरी ज्यों ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे पीछे चला। लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता था। वह अंधेरे में ही दीवार से चिमट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। हाय, बेचारी जुनिया पर निरपराध ये लोग चिल्ला रहे हैं। मैं कुछ कर नहीं सकता। उसने खेल खेलने में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी, यह उसने ना समझा था। और अब उसमें इतना साहस न था कि सामने आकर कहे, हाँ मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन टिकोनों से उसने अपने मन को संभाला था वे सब इस भूकंप में नीचे आ रहे और वह झोपड़ा कहीं नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा और वह जुनिया को क्या मुंह दिखाए। वह 100 कदम चला, पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने जुनिया से प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह अभिसार की मीठी स्मृतियां याद आने लगी, जब वह अपने उन्मत्त उन्मासों में, अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकालकर उसके चरणों पर रख देता था। जुनिया किसी वियोगी पक्षी की तरह अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वहां नर का मत्त आग्रह ना था, ना वह उदित उल्लास, ना शावकों की मीठी आवाजें, ना बहेलिए का जाल, और छल भी तो ना था वहां पर। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुंचाया या नहीं कौन जाने, पर उसे विपत्ति में तो डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दराजों से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दराज से बाहर झांका। धनिया और जुनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था। जुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थी और धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चलकर घर में बैठ, तेरे काका और भाइयों को देख लूंगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से भी ना देख सकेगा। गोबर गदगद हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मर देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह ना करो, आराम से बैठो, खाओ, जितना दान पुण्य करना चाहे करो। जुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। जुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे। वह तो अब तभी घर आएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझे। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उतनी प्रक्रिया भी उसकी गहरी ही होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंतरस्थल को मथ कर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके साथ ही संकल्प भी। अब तक वह कम से कम काम करता और ज्यादा से ज्यादा
खाना अपना हक समझता। अपने मन में उसने कभी यह विचार ही नहीं उठता था कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और झुनिया भीतर चली गई तो वह होरी की ओर उसी मड़ैया में जा बैठा जहां भविष्य के मंसूबे बांधने थे। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, यह उसने सुन रखा था। अगर उसे 6 आने रोज मिले और वह 1 आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाएंगे। महीने में 10 रुपए होते हैं और साल भर में 125। वह 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दीन और यही पटेसुरी आएंगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। और जुनिया तो मारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो घर का सारा दलित दर मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती, अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजूरी करता है। कहने दो, मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है। और सदा 6 आने ही थोड़े मिलेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा मजूरी भी तो बढ़ेगी। हाँ, तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर बैठकर भगवान का भजन करो। इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लाएगा जो 5 सेर दूध देगी और दादा से कहेगा, तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोग भी बनेगा और परलोक भी। और क्या, 1 आने में उसका गुजर आराम से ना होगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के ओसार में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर हैं, धर्मशाले हैं, फिर किसी जिसकी वह मजूरी करेगा क्या वह उसे रहने के लिए जगह ना देगा। आटा रुपए का 10 सेर आता है, वह आने में 2.5 पाव हुआ। 1 आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग, ये सब कहाँ से आएगा। दोनों जून के लिए सेर भर तो आटा ही चाहिए। हो, खाने की तो कुछ न पूछो। मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है, हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है, जैसी कमाई हो। वह 8 सेर खाना खाकर दिन भर मजे से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिए, लकड़ी का काम चल गया। कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू भूनकर भुर्ता बना लिया। यहाँ दिन काटना है कि चैन करना है। पत्तल पर आटा गूंथा, उपलों पर बटिया सेकी, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और मजे से खाकर सो रहे। घर ही पर दोनों जून की रोटियां मिलती हैं। 1 जून चबेना ही मिलता है, वहां भी 1 जून चबेने पर काटेंगे। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी ना मिली तो वह क्या करेगा। मगर मजूरी क्यों ना मिलेगी, जब वो जी तोड़कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम तो सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में गेरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी ना छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा। 2 आने भी रात के काम में मिल जाए तो चांदी है। जब वो लौटेगा सबके लिए साड़ियाँ लाएगा, जुनिया के हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मुंडा सा लाएगा। इन्हीं मनक मोदकों का स्वाग लेते हुए वह सो गया। लेकिन ठंड में नींद कहाँ। किसी तरह रात काटी, तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है। वह अपना ठिकाना नहीं लिखेगा, नहीं दूसरे ही दिन दादा सर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि जुनिया से क्यों ना साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिन में कुछ कमा धमा कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों, कहती मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे वह कहाँ कहाँ बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ खाया ना था, भूख मालूम होने लगी, पांव लड़खड़ाने लगे, कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी।
बिना कुछ पेट में डाले वह अब नहीं चल सकता, लेकिन पास एक पैसा भी नहीं था। सड़क के किनारे झुड़ बोरियों के झाड़ थे। उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकड़ने की सुगंध आई। अब मन ना माना, कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भर की चुल्लू से पानी पिया। और एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पिया पानी पियोगे, थोड़ा सा मीठा खा लो, अब की और चला ले, कोल्हू और बना ले खांड, अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी ऊख खड़ी बिक जाएगी, गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी, तो हमारा गुड़ कौन लेगा। उसने कटोरे में गुड़ की कई पिंडियां लाकर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया। तमाकू तो पीते होंगे। गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बुढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन का कोयला पानी भी मिल गया। चाल तेज हुई। जाड़े के दिन, न जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह करके बैठी थी। पति सामने खड़ा, मानो उसे मना रहा था। दो चार राहगीर तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूर कर कहा, मैं ना जाऊंगी, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने ये जैसे अल्टीमेटम दिया, ना जाएगी, ना जाऊंगी, ना जाएगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने उसके केश पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूं, उठकर चल। स्त्री ने उसी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म ना जाऊंगी, बोटी बोटी काट डाल, मैं तेरा गला काट लूंगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केश छोड़ दिए और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं है। वह क्षण में फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तू क्या चाहती है। युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूं, तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुंह से कहेगी, क्या बात हुई। मेरे भाई बाप को कोई गाली दे। किसने गाली दी तेरे भाई बाप को, जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी तो पूछूंगा। अरे तू क्या पूछेगा, कुछ दम भी है, जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढककर सो। वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है। तू उसकी गालियां सुन, मैं क्यों सुनूं। एक रोटी खाती हूं तो 4 रोटी का काम करती हूं, क्यों किसी की दोस्त हूं। मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। राहगीरों को इस कलह में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा ना थी। मंजिल खोटी छोटी थी। एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लगी रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ कह ना सकता था। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई, मर्द और औरत के बीच में बोलना तो ना चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी की सी आंखें निकालकर कहा, तुम कौन हो। गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूं, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी महरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। महरिया आएगी तो भी उसकी झोटे पकड़कर ना खींचूंगा। अच्छा तो अपनी राह लो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा, काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले। चल सीधे यहां से, यहां मत खड़ा हो। गोबर का खून गर्म और गर्म हो गया। वह क्यों चला जाए, सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं है। वह जब तक चाहे वहां खड़ा रह सकता है, वहां उसे हटाने का कोई अधिकार नहीं है। पुरुष ने ओठ चबाकर कहा, तो तुम ना जाओगे। जाऊं। गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तुड़वा के जाओगे। यह कौन जानता है
किसके हाथ पैर टूटेंगे। तो तुम ना जाओगे ना। पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचते हुए गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जाते? यहाँ कोई तमाशा है? हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूं। तुमसे मतलब? गोबर यह धिक्कार पाकर चलता बना। दिल में कहा, यह औरत मार खाने लायक ही है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही थी और तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी ही, मगर है किसी भले के घर का और अपने बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों उसे अपनी बहन के लिए ठीक नहीं कर लेते? पति ने संदेह भरे स्वर में कहा, क्या अब तक कवारा बैठा होगा? तो पूछ ही क्यों ना लो। पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा दिया। गोबर ने समझा शायद इसके सर पर भूत सवार हुआ है, तभी ललकार रहा है। मार खाए बिना मानेगा नहीं। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव, नाम और जाति पूछी। गोबर ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का कोई दई नहीं था। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची। तुम चलो, तुम चले तो आए। तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा। मैं नाहक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया, उसके मौरुखी 5 बीघे हैं और एक हल की खेती होती है। मैं तुम्हें जो भला बुरा कहा है उसकी माफी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सुहूर में लक्ष्मी है, मुदा कभी कभी ना जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्होंने दिया है, पाला पोसा तो उन्होंने है। जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ कहूँगा लुगाई से ही कहूँगा। उस पर अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कुपित तो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मुझे बाल पकड़कर घसीटना ना था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में भी तो नहीं रहती। चाहती है माँ से अलग हो जाऊं। अब तुम ही सोचो, कैसे अलग हो जाऊं और किससे अलग हो जाऊं? अपनी माँ से जिसने जन्म दिया, या मुझसे ना होगा? औरत रहे या जाए। गोबर को भी अपनी राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म है भाई। माता से कौन उरिन हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने का नेवता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी। रात को कहीं ना कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई? ना मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई थी कि मैं लजा गया। वह खुद पछता रही है। चलो जरा माता जी को समझा देना। मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू को बाप भाई की गाली क्यों देती है। मगर हमारी ही बहन है। 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियां देगी तो उससे सुना जाएगा। सब दोष लुगाई का ही नहीं है, माता का भी दोष है। जब हर बात में वह अपनी बेटी का पक्ष करेगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहां युवती बैठी हुई थी। वह अब गृहिणी बन गई थी। जरा सा घूंघट निकाल लिया और लजाने लगी थी। कोदई ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो आते ही ना थे। कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं? युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतनी ही डांट में डर गए? लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे? गांव समीप ही था। गांव क्या था, पुरवा था। 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरैल के थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली।
उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कहा, चिलम भर लाया और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत बनाकर लेके आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। अब वह उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दें। यह कहानी का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगले पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ हमारी इस यात्रा को सफल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।